हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने कक्षा 8वीं के विज्ञान के पेपर के बारे में। जो आपकी 1 अप्रैल को विज्ञान का पेपर होने वाला है, उसमें आपको किस प्रकार से क्वेश्चन मिलेंगे उनके बारे में बात करेंगे। सभी विषय के पेपर अपलोड किए जा रहे हैं, आप प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर चेक करिएगा, क्योंकि आपका क्वेश्चन पेपर बिल्कुल ऐसा ही आने वाला है, ऐसे ही बुकलेट आने वाले। उसी में आपको आंसर फिल करके भर के जमा करवा देने, ठीक है ना। टाइम आप जानते हैं 2.5 घंटे मिलेंगे आपको, पूर्णांक आपके 80 का रहेगा, ठीक है। इससे पहले भी जो साइंस का अपने हैं पेपर वो अपलोड किया हुआ है, ठीक है। ये अपना सेकंड पेपर है। इस प्रकार से आपको खूब सारे पेपर मिलेंगे और प्रैक्टिस के लिए खूब सारे क्वेश्चन मिलेंगे, उनसे बाहर आपके जो एग्ज़ाम में कुछ नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारे लिए क्या रखा गया है। पहला प्रश्न है कि पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने में उपयोगी है, कौन सी चीज़ उपयोगी है? जल, ऑक्सीजन, CO2 या इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिए, पेट्रोल ज्वलनशील पदार्थ है। मान लीजिए इसके अंदर पेट्रोल है, ठीक है, इसमें आग लग गई है। तो अब अगर इसके ऊपर हम पानी डालेंगे ना, तो पानी जैसे इसके ऊपर गया नीचे चला जाएगा, भारी है, और पेट्रोल ऊपर रहेगा और ये आग नहीं बुझेगी। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस डालते हैं उस पर। तो क्या होगा, इसके अंदर पेट्रोल है और ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस भारी होती है, तो इस पानी के ऊपर एक लेयर बना लेगी, ठीक है, परत बना लेगी, जिससे ऑक्सीजन ऊपर से जा नहीं पाएगी, ठीक है। और जब ऑक्सीजन नहीं जाएगी अंदर, तो आग अपने आप बुझ जाएगी। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट है, मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तित होने को क्या कहते हैं? कार्बनीकरण कहते हैं। बहुत ही आसान है, ठीक है। अगला प्रश्न है, वनोन्मूलन से वायुमंडल में जिस गैस की वृद्धि होती है, क्या करेंगे? पेड़ काट देंगे, तो CO2 बढ़ जाएगी भाई। क्यों? क्योंकि CO2 ही पेड़ लेते हैं, और जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो इस CO2 को लेगा कौन? ठीक है, हम तो लेते हैं ऑक्सीजन, और हमारे ऑक्सीजन की हो जाएगी क्या दिक्कत, ठीक है ना। पेड़ पौधे तो हमें देगा कौन? ऑक्सीजन, इसकी कमी हो जाएगी, और अपने क्या बढ़ जाएगी? CO2 बढ़ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ जाएगी। करेक्ट ऑप्शन हो गया अपना बी, ठीक है। अगला देखते हैं, पुरुषों में वाक तंतु की लंबाई लगभग होती है, वाक तंतु की लंबाई कितनी होती है? तो 20 mm, ठीक है ना। द ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, ठीक है, मिलीमीटर, ठीक है। फिर है, मध्य स्थिति के इधर उधर या आगे पीछे होने वाली गति को हम क्या कहते हैं? कंपन कहते हैं। मध्य स्थिति मतलब कोई चीज़ है, ये ऐसे आगे पीछे होती है ना, इसको हम क्या कहते हैं? कंपन कहते हैं। निम्न में से विद्युत का कुचालक है, कुचालक कौन सा है? देखो, नींबू का रस, ये क्या होता है? अम्लीय होता है। सिरका भी एक अम्लीय है। समुद्री जल, इसमें लवण होते हैं, ठीक है ना। तो आसूत जल यानी डिस्टिल्ड वाटर यानी प्योर वाटर, एकदम जिसका पीएच मान कितना होता है? जिसका 7 होता है, ये एकदम प्योर वाटर होता है। और ये जो होता है विद्युत का, अपने क्या होगा? कुचालक होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, साइकिल हैंडल पर लेपन होता है, क्रोमियम का लेपन होता है, ध्यान रखिएगा। सिल्वर नहीं लगाते हैं, नहीं कॉपर लगाते हैं, नहीं लोहा लगाते हैं, हम क्या लगाते हैं? क्रोमियम, ठीक है ना। और ये क्या होता है? बहुत ही शाइनी होता है, इस पर जंग नहीं लगता है, बहुत यूज़फुल होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ते हैं, तो छड़ पे क्या होगा? छड़ क्या होगी? धनावेशित हो जाती है, और कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। इसको याद रख लीजिएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो याद क्या रखना है कि जब कांच और रेशम के कपड़े को हम रगड़ते हैं, कांच की छड़ है अपने पास और रेशम का कपड़ा है, तो छड़ जो है वो तो हो जाएगी पॉजिटिव, धनावेश प्लस आ जाएगा, और कपड़ा हो जाएगा ऋणावेशित, ठीक है। बाकी ऑप्शन पढ़ने ही नहीं है अपने को, ये एक ही चीज़ याद रखनी है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें पूछा है कि इसमें रबी और खरीफ की फसलों की सारणी बनाई, मतलब कौन से इसमें रबी की और कौन सी अपने खरीफ की फसल है, क्योंकि आपको बुकलेट मिलने वाली है, तो नीचे आपको लिखने के लिए आराम से जगह मिलेगी, ठीक है। तो खरीफ में कौन आता है अपने? खरीफ में धान और मक्का, ये दो आ जाएंगे। कौन? धान और मक्का, ये खरीफ में। गेहूं और चना किस में होंगे? रबी की फसल में आ जाएंगे, ठीक है ना। और हमसे पूछ ले कि खरीफ की फसल कौन सी, तो ये ग्रीष्म ऋतु में बोई जाती हैं, और ये सर्द ऋतु में, सर्दी के मौसम में ये बोई जाती है, ठीक है। ग्रीष्म ऋतु या वर्षा वाले मौसम में हम खरीफ की फसल लगाते हैं, ठीक है ना। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, आप संचरणीय रोगों को फैलना किस प्रकार, ये क्वेश्चन आपकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ आंसर लिखे हुए हैं, मैं एकदम एग्जैक्ट आंसर बोलूंगा, आपको कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए क्या लिखा है, जब आप संचरणीय रोगों का फैलाना किस प्रकार से रोक सकते हैं हम, है ना, जो हवा के माध्यम से रोग फैल जाते हैं उनको हम कैसे रोक सकते हैं? तो सीधा सा नियम है, रटने वाली कोई चीज़ नहीं है, चीज़ को आप समझिए और अपने शब्दों में लिखिए, बेस्ट आंसर है, कोई नंबर काटेगा नहीं आपके, ठीक है। तो क्या करना, जब हम छींकते हैं और खांसते हैं, उस समय अपने नाक और मुंह को रुमाल से ढक कर, क्या रुमाल रख देंगे मुंह और नाक पे, और फिर खांसेंगे छींकेंगे, जिससे ये संचरणीय रोग नहीं फैलेंगे। और जिसको ऐसी खांसी वगैरह हो, उससे पर्याप्त दूरी भी बनाए रख सकते हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, LPG और CNG
ईंधन के रूप में उपयोग करने के दो लाभ बताइए। तो देखिए लाभ क्या है, एक तो ये प्रदूषण बहुत कम फैलाते हैं, ठीक है, और इनका पूर्ण दहन होता है। अगर पूर्ण दहन होता है तभी तो प्रदूषण कम होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि ये गैसें हैं, इनमें पीछे कोई अपशिष्ट पदार्थ नहीं बचता है, ठीक है। अगला है, मान लीजिए कि दुर्घटनावश साबुन के पानी से भरी बाल्टी संगमरमर के फर्श पर उलट जाती है, ठीक है। इस गीले फर्श पर आपके लिए चलना आसान हो गया या कठिन, अपने उत्तर का कारण भी बताइए। अब क्या था, ये बाल्टी थी और इस बाल्टी में साबुन था, ठीक है, साबुन घोला हुआ था, ठीक है, बच्चों ने घोल दिया होगा। अब ये क्या किया, अपने यहाँ टाइलें बिड़ा रखी हमने, बहुत अच्छी अच्छी टाइलें, ठीक है ना, नया एंटीक पीस, ठीक है, बहुत ही चिकना फर्श है, मार्बल का है। अब बाल्टी इस पे हो गई उल्टी। अब क्या होगा, पहले से ये चिकना था, ठीक है, इसके ऊपर सरफेस, इसका सतह जो थी एकदम चिकनी थी, स्मूथ थी, ठीक है, तो घर्षण इस पे पहले से ही कम था। अब हमने क्या किया, पानी गिराने से क्या हुआ कि घर्षण में मतलब थोड़ी बहुत कहीं भी अगर चांस था ना, वो भी एकदम कंप्लीट हो गया है, मतलब इसके ऊपर घर्षण ना के बराबर हो जाएगा। अब जिससे जैसे ही हमने इधर पैर रखा, ठीक है, तो अपना पैर जाएगा फिसल, क्या हो जाएगा, फिसल जाएगा, ठीक है, और अपना चलना हो जाएगा कठिन, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे कि फर्श पर चलना कठिन होगा, क्योंकि जूते और जो गीला फर्श है उसके मध्य घर्षण बल अत्यंत कम हो जाता है, ठीक है, और उस पर हम उचित रूप से नहीं चल पाएंगे, चलने में असमर्थ होंगे, और आगे गति करने के लिए हमें प्रतिक्रिया बल है वो प्राप्त नहीं हो सकता, ठीक है ना, सिंपल सा है। अगला देखिए, अब आपको बताना, ये अपने पहले पार्ट से आ रहे हैं क्वेश्चन, ठीक है, मिलान वाले क्वेश्चन ब्लूप्रिंट में बताया गया है कि आपको किस प्रकार से करने हैं, क्योंकि मिलान वाले क्वेश्चन आने तय हैं, 4 नंबर फ्री के ही मान के चलिए, क्योंकि मिलाना कौन सा मुश्किल काम है ना, और इसके लिए आपको सेपरेट वीडियो भी मिल ही रहे हैं, ठीक है। कल्टीवेटर कहाँ काम आता है, जुताई में। सीड ड्रिल कहाँ काम आती है, सीड ड्रिल आती है बुआई में काम, ठीक है। और रहट किस में आता है, तो रहट आता है सिंचाई में। और फिर है हार्वेस्टर, ये आता है कटाई में, ठीक है ना, ये याद कर लीजिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन 13वां, प्रतिजैविक क्या है, प्रतिजैविक लेते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो देखिए, प्रतिजैविक सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न औषधि जो बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है। अच्छा, मतलब प्रतिजैविक क्या हुआ कि प्रतिजैविक सूक्ष्म जीवों से तैयार होती है पहले, ठीक है, किससे होगी, सूक्ष्म जीवों से तैयार होगी। और ये एक ऐसी औषधि है या ऐसी दवाई होती है जो क्या करती है, अन्य जो हानिकारक सूक्ष्म जीव है उनकी वृद्धि को या तो रोकती है या उनको नष्ट करती है। ध्यान क्या रखना है, डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लें भाई, खुद को डॉक्टर नहीं बनना है। हाँ, डॉक्टर आप अभी 8वीं पढ़ रहे हैं इसलिए नहीं बनना है, बाकी आप जब डॉक्टर बन जाएं तो बनिए, अपनी इच्छा तो भली बनी, लेकिन आपको दवाई लेते समय बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं लेनी चाहिए, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखते हैं। अच्छा, इसमें और लिख रखा है, ठीक है ना, तो आप जानते ही हो क्या करना है, दवाई कोर्स पूरा। अच्छा, ये भी ज़रूरी है, कभी कभी हम क्या करते हैं, दवाई तो लेके आते हैं लेकिन कोर्स पूरा नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि हमारी तबीयत पहले ही ठीक हो जाती है, और डॉक्टर साहब तो हमें 2-4 दिन का कोर्स दिए बिना रहते नहीं हैं, तो वो हमें कोर्स पूरा करना चाहिए, ठीक है। आवश्यकता हो तभी इनका उपयोग करना चाहिए, ऐसे ही नहीं कि अपने मर्जी से आज थोड़ा कुछ दुख रहा है या ऐसा हो रहा है तो हम दवाई ले लेते हैं, ऐसा भी हमको नहीं करना है। फिर आते हैं अपने सत्य असत्य, ठीक है। पहला है, जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं। नहीं भाई, ये गलत बात है, जीवाश्म ईंधन बनने में कितना समय लगा है ना, हजारों साल लगे हैं। धरती के अंदर अपने जो जीव थे वो उच्च ताप और उच्च दाब, मतलब भयंकर, जमीन में दबने से ऊपर दाब आ गया, और फिर टेम्परेचर, क्योंकि जब दाब पड़ता है तापमान अपने आप बढ़ जाता है, जिसके कारण वो बढ़ते हैं, ठीक है। प्रयोगशाला में ये चीज़ संभव नहीं है, तो पहले में असत्य कर देंगे। फिर देखो, पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक है। पेट्रोल जहाँ चलने वाली गाड़ियाँ धुआं छोड़ती है, लेकिन सीएनजी वाली अधिक नहीं छोड़ती है भाई। हाँ, नुकसान तो हर चीज़ के होते हैं, ठीक है ना, तो ये गलत बात है, तो ये भी असत्य हो जाएगा। अगला है, कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, बिल्कुल शुद्ध रूप है, ठीक है। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, नहीं 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 है भाई, ये नहीं हटाना चाहिए था इनको, तो हम इसको बोलते सत्य, क्योंकि इसने बोल दिया कि नहीं है तो ये झूठी बात लिखी हुई, तो हम कहेंगे असत्य, असत्य बात है ये, ठीक है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन समझते हुए चलिएगा, आंसर रटने से कोई मतलब नहीं है, इतनी बेहतरीन लैंग्वेज में समझाऊंगा कि आपको तुरंत याद हो जाएगा, ठीक है ना, तो कुछ रटना है ही नहीं, ठीक है। अगला है, सभी विषयों में ध्यान रखिएगा, सभी विषयों में ऐसा ही आपको करना है याद, ठीक है। फिर है, ईंधन के रूप में एलपीजी और लकड़ी की तुलना कीजिए। अरे भाई ठीक है, एलपीजी कौन सी, अपनी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और लकड़ी बड़ीता, ठीक है ना, जानते ही हो आप, ठीक है ना।
अब देखिए कैसे करना है, तुलना कैसे करेंगे भाई। एलपीजी लिख दिया, इधर इधर लकड़ी लिख दी हमने। एलपीजी पूर्ण रूप से जल जाती है। एलपीजी घरों में चूल्हा जलने के बाद राख बचती है क्या? नहीं बचती। तो एलपीजी का पूर्ण दहन होता है, कोई अवशेष नहीं छोड़ती। ये जलने के बाद इसमें धुआं उत्पन्न होता है और मनुष्य के लिए हानिकारक भी होता है, और इसमें पीछे पदार्थ बच जाते हैं, अवशेष बच जाते हैं। ठीक है, अब इसका ऊष्मीयमान है ना, ये याद रख लेना, क्या 55,000 किलो कैलोरी जूल होता है। ठीक है ना, कैलोरी जूल पर केजी होता है। ठीक है, जो काफ़ी अधिक, ऊष्मीयमान बहुत अधिक होता है इसका। ठीक है, और इसको जलाने से ऊर्जा ऊष्मा बहुत ज़्यादा मिलती है। क्या मिलती है? ऊष्मा। लेकिन इसका मान है ना वो कम होता है, 17 से 22,000 किलो जूल कैलोरी होता है। ठीक है, और इसका ऊष्मीयमान भी कम होता है। ठीक है ना, ये याद रखना है। ठीक है, एलपीजी द्वारा कोई, ठीक है ना, एलपीजी द्वारा कोई वायु प्रदूषण नहीं होता है, सीधी सी बात है, और इससे वायु प्रदूषण होता है। ठीक है, और ये वन संरक्षण के काम में आती है। कैसे? ये वन में जाके नहीं बोलेगी कि वन मैं कर रहा हूँ, कोई वन मत काटो, नहीं, क्योंकि हम इसका उपयोग कर लेंगे तो हम लकड़ी का उपयोग नहीं करेंगे, तो लकड़ी अपने आप बच जाएगी। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अगला है अपना कि वन्य प्राणी उद्यान और जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र में अंतर बताइए। चलिए अंतर करते हैं। तो पहला है, वन्य प्राणी वह क्षेत्र होता है जहाँ पर प्राणी सुरक्षित और संरक्षित रहते हैं। वन्य प्राणी उद्यान क्या हुआ? जहाँ पे जीव सुरक्षित रहेंगे, संरक्षित रहेंगे, मतलब सुरक्षा भी होगी, और वहाँ पे संरक्षित मतलब उनके लिए आवास भी उपलब्ध होगा। और जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र क्या होता है? ये ऐसा क्षेत्र है जहाँ वन्य जीव, पौधे और जंतु संसाधन और उनके क्षेत्र में आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन व्यापन करने वाला एक विशाल क्षेत्र होता है। कहने का मतलब अंतर क्या हुआ? अंतर ये हुआ कि इसमें तो रहेंगे अपने ओनली वन्य जीव। ठीक है ना, जिसमें अपने वन्य जीव है, आराम से रह रहे हैं और अपना गुजारा कर रहे हैं। लेकिन इसके अंदर वन्य जीवों के साथ साथ उस आवास क्षेत्र में आदिवासियों का भी निवेश होता है, उन्हें कहते हैं जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। दूसरा चिड़ियाघर और अभ्यारण्य में, ये तो बच्चे बच्चे को पता है। चिड़ियाघर में क्या, जहाँ पे चिड़ियाघर में जीव जंतुओं को कैसे रखा जाता है? कृत्रिम आवास में रखा जाता है, मतलब वो आवास उनके लिए विशेष तौर से रहने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, और कृत्रिम आवास में सुरक्षित रखते हैं और जंतुओं को भोजन उपलब्ध करवाया जाता है। लेकिन अभ्यारण्य ऐसा है जहाँ पे आवास अपने आप ही वो रहते हैं, उसके अंदर विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं, और यहाँ जानवर खुद ही अपना शिकार करके भोजन प्राप्त करते हैं, इनको भोजन देने वहाँ पे कोई नहीं जाता है। ठीक है, ये अंतर है। अगला देखते हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति वाला एक प्रश्न मिलेगा आपको, 18 नंबर पे मिलेगा ये। ठीक है ना, और इसमें हर बार आपके इसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप निश्चिंत रहिए और उसी प्रकार से अपनी तैयारी करिए। पहला पूछा है कि मेंढक जो है एकल शुक्राणु, प्रत्येक शुक्राणु एक डैश कोशिका है। मेंढक वाला बाद में करेंगे। प्रत्येक शुक्राणु क्या होता है? इसमें सिर्फ एक कोशिका होते हैं। ये क्या? एक कोशिका, एकल कोशिका, तो इसमें हम पहले भर देंगे एकल। ठीक है, अगला देखिए, अगला है अपने मेंढक में निषेचन होता है। पहले में तुमने एकल भर दिया। दूसरे देखिए, मेंढक में निषेचन कौन सा होता है? युग्मनज, ये नहीं होगा, एकल नहीं होगा, मुकुलन नहीं होगा, अंडा नहीं होगा, बाह्य निषेचन होगा। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा बाह्य निषेचन। निषेचन के पश्चात दिया गया डैश एक एकल कोशिका है। निषेचन के पश्चात क्या देते हैं? कि अंडा देते हैं, और अंडा क्या होता है? एकल कोशिका होता है, अंडे में सिर्फ एक कोशिका होती है। ठीक है, अगला है द्विखंडन डैश जनन की विधि है। द्विखंडन किसके जनन की विधि है? तो ये अलैंगिक जनन की विधि है। ठीक है ना, अगर हमसे पूछ ले द्विखंडन किस में होता है, तो द्विखंडन में हम लिख सकते हैं अमीबा। ठीक है ना, और इधर पूछा है हमसे द्विखंडन किस टाइप की विधि है, तो ये अलैंगिक जनन की एक विधि हो जाएगी। ठीक है ना, अलैंगिक जनन बोल देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं अपने 19वां, जिसमें आपको 4 मूल बलों के नाम बताने हैं। ठीक है, तो नाम भी पूछे हैं तो हल्का फुल्का उनके बारे में बता ही देते हैं। ठीक है, 4 मूल बल कौन से? एक गुरुत्वाकर्षण बल है, द्रव्यमान रखने वाली हर वस्तु दूसरी वस्तु को खींच रही है। इसको इतने आसान ढंग से समझिए कि मान लीजिए यहाँ आप बैठे हैं और आपके पास यहाँ आपकी आगे है ना, जहाँ बैठे ना उधर बेंच पे आपके सामने किताब रखी है, तो ये जो बुक है ना ये आपको खींच रही है और आप बुक को खींच रहे हो। तो आपने कहा ये चिपक क्यों नहीं जाते? भाई हम और बुक इसलिए नहीं चिपक जाते हैं क्योंकि इन सब जिस पे हम रहते हैं उसे हम अर्थ कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं, और ये पृथ्वी का द्रव्यमान इतना है कि ये अपने बीच में लगने वाला द्रव्यमान की वैल्यू नगण्य हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। ठीक है ना, तो पहले में हमने क्या लिख दिया? दो कि नहीं, दो वस्तुओं के द्रव्यमान हो जिनमें उनके बीच लगने वाले को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। स्थिर विद्युत क्या होता है?
दो आवेशित वस्तुओं के बीच में लगने वाला बल स्थिर विद्युत कहलाता है। फिर चुंबकीय बल क्या होता है? चुंबकीय ध्रुवों के बीच में लगने वाला चुंबकीय बल है। ठीक है, और घर्षण दो सतहों के बीच में जो प्रतिरोध करने वाला बल लगता है उसे हम क्या कहते हैं? घर्षण बल। ठीक है, अगला देखते हैं। घर्षण क्या है? घर्षण को घटाने और बढ़ाने के एक एक उपाय लिखिए। तो देखिए घर्षण होता क्या है? घर्षण संपर्क में आने वाली दो पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण उत्पन्न होने वाला क्या होता है कि जब दो चीजें संपर्क में आती है उनमें पृष्ठ में जो अनियमितता यानी खुरदरापन होता है जिसके कारण वो आपस में टकराती है, उससे उत्पन्न होने वाला बल होता है वो घर्षण बल होता है। ठीक है, और क्या पूछा था कि एक एक बढ़ाने और घटाने के। तो देखिए सिंपल, इतना बड़ा लिखा हुआ, आप ये भी वीडियो को पॉज करके पढ़ के आराम से लिख सकते हैं, नहीं तो सीधा सा सुनिए। जिसमें अनियमितता ज़्यादा होगी उसमें क्या होगा? घर्षण ज़्यादा होगा। तो हम क्या करेंगे? कोई सतह है उसको हम लुब्रिकेंट कर देंगे या कुछ चिकना पदार्थ लगा देंगे, तो ये घर्षण हो जाएगा अपने क्या? कम। ठीक है, और घर्षण बढ़ाना हो तो जैसे गाड़ी के टायर है इसमें हम खांच बना देते हैं जिससे घर्षण बढ़ जाता है। ठीक है ना, खांचे और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। ठीक है ना, ये हम तरीके लिख सकते हैं। ठीक है, अगला देखिए। अगला है विद्युत लेपन और उसके कारणों को समझाइए, मतलब उसके कारण भी लिखिए। तो क्या होगा? विद्युत लेपन द्वारा किसी पदार्थ पर वांछित धातु की परत निक्षेपित करना या चढ़ाने को हम विद्युत लेपन कहते हैं। चलिए ठीक है, आसान है। क्या? कि किसी भी पदार्थ पर वांछित धातु की परत चढ़ाना। क्या? धातु की परत चढ़ाना किसी भी पदार्थ पर और विद्युत के माध्यम से चढ़ाना विद्युत लेपन कहलाता है। ठीक है, अब इसके निम्न कारण क्या हुआ? मूल धातु को संक्षारण होने से बचाने के लिए पहले तो क्या, जिस धातु, मान लीजिए हमने ले लिया कोई धातु, ठीक है ना, मान लीजिए धातु अपना क्या है? एल्यूमिनियम है। ठीक है, इसके ऊपर हमने एक परत चढ़ा दी, किसकी? मान लीजिए हमने चढ़ा दी जिंक की परत। कैसे? जिंक। ठीक है, अब एल्यूमिनियम के ऊपर जिंक की परत क्या करेगी? एक तो इसको लुक अलग दे देगी, दूसरा क्या है? मूल धातु कौन सा? ये जो अपना एल्यूमिनियम है ये संक्षारित नहीं होगा। कहने का मतलब इस पे जंग नहीं लगेगा, आकर्षक होगा दिखने में, खरोंचों से बचने के लिए खरोंच नहीं लगेगी। ठीक है ना, ये आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है, मानव नेत्र का नामांकित चित्र आपको यहाँ पे बना देना। जो इंपॉर्टेंट डायग्राम है उस वीडियो में आपको ये सारी चीज़ें वहाँ मिल जाएगी। ठीक है ना, अगला है ट्रैफिक। आप ध्यान रखिए आपके जितने भी विषय है ना, 6 के 6 विषयों के अंदर आपसे सड़क सुरक्षा के बारे में 4 नंबर के क्वेश्चन हर विषय में पूछे जाएंगे। ठीक है, इनको भी तैयार कर लें। ठीक है, ट्रैफिक लाइट और जेब्रा लाइन के बारे में आप क्या जानते हैं? तो हमने क्या लिखा? अच्छा, यहाँ पे भी आपको अथवा वाले क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो अथवा में आप ऊपर लाए नीचे वाले कोई भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे सड़क पार करते समय अपने सेकंड वाला यहाँ पे कर रखा है। ठीक है ना, ये वाला जिसमें ये बताया गया अपने को कोई सड़क पार करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, युग्मनज और गर्भ की दो विशेषताएं, और वर्णन कीजिए कि ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार हानिकारक है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आंसर कैसे लिखेंगे। तो पहला हो गया, सड़क पार करते समय अत्यंत ही सावधानी से करनी चाहिए, जेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करनी चाहिए, और सड़क हमेशा उस समय पर पार करनी चाहिए जब वाहन लाल बत्ती पर रुके हो। ठीक है, सड़क पार कर रहे हो तो लाल बत्ती होगी तो चलिए, नहीं तो रुक जाइए। ठीक है, दाएं और बाएं देखकर चलना चाहिए। ठीक है, वाहनों की अगर ज़्यादा आवाज़ है तो रास्ता चेंज भी कर सकते हैं, नहीं तो देखभाल के निकलिए। ठीक है ना, और फिर इसके दूसरा बोला है, युग्मनज और गर्भ में दो विशेषताएं। तो दो विशेषताएं देखिए, युग्मनज और गर्भ में क्या विशेषता होती है? शुक्राणु और अंडाणु का संलयन होने से युग्मनज बनता है। ठीक है, एक शुक्राणु मिलेगा एक अंडाणु मिलेगा तो ये बन जाएगा। और भ्रूण की वह अवस्था जिसमें विभिन्न अंग पहचानने योग्य बन जाते हैं, जैसे माँ के गर्भ में कोई शिशु है तो उसको भ्रूण कब बोलेंगे? शिशु नहीं बोल सकते क्योंकि अभी वो गर्भ में, और थोड़ा बहुत विकसित होने के बाद, मतलब गर्भ में ही विकसित होता है तो उसको हम अलग अलग अंग पहचान पाते हैं। ठीक है ना, फिर है यह एकल कोशिका होती है। युग्मनज क्या होते हैं? एकल कोशिका या बहुकोशिकीय होते हैं। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। फिर है आपको ध्वनि प्रदूषण मानव के लिए किस प्रकार से हानिकारक है वो लिखना है। तो देखिए, एक रक्तचाप बढ़ जाता है, अनिद्रा उत्पन्न हो जाती है, सुनने की क्षमता अस्थायी स्थायी रूप से कम हो जाती है, और चिंता जैसे विकार उत्पन्न होने लगते हैं। ये ध्यान रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, जिसमें हमसे 4-4 नंबर के 2 सवाल पूछे हुए हैं। ठीक है ना, कि यौन आरंभ के समय होने वाले परिवर्तन के वर्णन कीजिए, ये 4, नहीं तो खींचे और धक्का में वस्तुओं के
गति की अवस्था में परिवर्तन के दो उदाहरण। ठीक है, तो देखिए, ठीक है, इतना बड़ा आंसर है ये, तो कुछ ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना, लेकिन आपको इसको अच्छे से तैयार कर लेना है। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन है, तो देखिए कैसे लिखेंगे कि इनमें से हम ऊपर वाला करते हैं, तो परिवर्तन क्या होते हैं, सीधी सी बात है, एक तो लंबाई में वृद्धि होते हैं। फिर आप ये सारी बातें लिख सकते हो, यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हो। ठीक है, और शारीरिक आकृति में परिवर्तन होता है, और स्वर में मतलब आवाज़ में परिवर्तन आता है। ठीक है, स्वेद और तेल ग्रंथियों में वृद्धि होती है। तो इनको आपको एक एक लाइन बढ़ा के और लिख देना, ये मेन पॉइंट हो गए इसके। ठीक है, फिर अगला पूछा है, धक्के के द्वारा वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन कैसे किए जा सकते हैं, कुछ उदाहरण। तो देखिए, मेज पर रखी पुस्तक को धक्का देकर गतिशील अवस्था में ला सकते हैं, और मान लीजिए दरवाजे को बंद करना हो गया। ठीक है ना, खिंचाव के समय वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन हो गया। ठीक है, किसी मेज की दरार को खोलना। ठीक है ना, ये सारे किसके उदाहरण हो गए अपने, धक्का मारना है। ठीक है ना, धक्का मारना वस्तुओं को। अगला देखते हैं अपने, चित्र की सहायता से समझाना, या नीचे वाला कर लो भले। ठीक है, तो ये आंसर यहाँ पे आपको लिख रखा है, आप वीडियो को पॉज करके यहाँ से नोट कर सकते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से आपका पेपर रहता है। ठीक है, जो आपको एग्जाम में भी ऐसा ही पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है ना, कोई समस्या आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।